तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि भोपाल में सीएम मोहन यादव मौजूद रहे, जहां सीएम मोहन यादव ने एक खास कार्यक्रम में शिरकत भी की। आपको बता दें कि भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मित्र पार्क से रोजगार और किसानों को लेकर बात रखी। बजट 2026 विकसित भारत 2047 की दिशा में से महत्वपूर्ण कदम बताया और भाजपा नेताओं ने भी विकसित भारत बने तो हर सेक्टर को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सशक्त बनाने के मंसूबे से लाया हुआ ये बजट है। क्या युवा, क्या महिला, क्या किसान, क्या मजदूर, हर एक वर्ग का कल्याण, हर एक वर्ग का संरक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर शहर और गांव का विकास, खेत और खलिहान का विकास, आईटी सेक्टर में हिंदुस्तान आगे बढ़े और सबसे महत्वपूर्ण है कि युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिल सके। खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से खेलों में नए आयाम और उसके साथ साथ कोऑपरेटिव सेक्टर में भी अलग तरह से इनकम टैक्स की रियायतें, ये निश्चित रूप से परिपूर्ण बजट है। ये विश्वास और विकास का बजट है, मोदी जी के नेतृत्व का बजट है। अगले दशकों तक भारत क्या दिशा लेगा, उस दिशा को तय करने वाला बजट है। दुनिया के नक्शे कदम पे अगर हमें दुनिया में आगे जाना है तो हमें उन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा जिसके कारण भारत अमेरिका और चीन के मुकाबले आगे बढ़े। चाहे रेयर अर्थ की बात करें, चाहे चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हर क्षेत्र में जहां दुनिया के 2-3 देशों का दबदबा है, उन सब चीजों के प्रोडक्शन पे भारत ने ध्यान दिया है। मोदी सरकार द्वारा उनके तीसरे टर्म का ये जो बजट आया, इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकारों के माध्यम से तो 12वां बजट है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा नवा बजट जो प्रस्तुत किया गया है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है। निश्चित रूप से उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मिशन 2047 जो विकसित भारत 2047 को समर्पित बजट जो 2026-27 में है, निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, इसी परिकल्पना को पूरा करने वाला यह बजट आज पेश हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में जैसा कि मोदी जी ने 4 वर्गों के बारे में बात की है, गरीब, किसान, युवा और महिला, 4 वर्गों के बारे में। तो मुझे लगता है कि आज जो बजट हमने सुना है, निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, इसी परिकल्पना को पूरा करने वाला यह बजट है। मुख्य रूप से बहुत सारी बातें, इससे बहुत गंभीर बीमारियों के लिए भी उन्होंने घरों में छूट दी है। जो सीमा शुल्क लगता था, उस पर जो गंभीर बीमारियां होती है, उस पर भी सीमा शुल्क पर काफी छूट है। वहीं छत्तीसगढ़ में महादेव बैटिंग ऐप को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस तरह के अवैध और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ पूरी तरह सख्त है और किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो भी इसमें शामिल पाए जाएंगे, उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका यह बयान इस बात का संकेत है कि पुलिस और संबंधित विभाग मामले की गहन जांच कर रहे हैं और दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर राज्य में बढ़ती शंका और चिंताओं को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि वो इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल न हो और कानून का पालन करें। आज कोरबा और अंबिकापुर जिले में नया जिला भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन है, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री किरण देव जी, हमारे पर्यटन, संस्कृति और धर्म मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हम सभी लोग जा रहे हैं, आज भूमि पूजन करेंगे। सर, राजीव में एक विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है, 2 पक्षों में काफी विवाद हो रहे हैं, कई घरों को आग लगाया गया है, गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया है। इसी पे एक और सवाल सर जोड़ दे रहा हूं कि इन सब घटनाओं में या इस तरह की घटनाओं में पुलिस को टारगेट करके मारा जाता है और इस प्रदेश में ऐसी 4-5वीं घटना है जिसमें पुलिस टारगेट हो गई। 2 पक्षों के विवाद में पुलिस भी उसमें आती है, वो हमारे संज्ञान में है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है
और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। सर, ऐसे लोगों के घरों के ऊपर क्या बुलडोजर चलेगा क्या? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि अवैध जो निर्माण किए थे जिसमें बुलडोजर चलाए। विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। सर महादेव में लगातार तमाम गिरफ्तारियां हुई, तमाम सारी चीजें हुई, उसके बाद भी स्थिति ये देखने को मिल रही है कि लोग महादेव सट्टा खिलवा रहे हैं और उसके बाद वो खुलेआम घूम रहे हैं और कुछ पुलिसकर्मी भी इसके संलिप्तता पाई जा रही है। ऐसा नहीं है, वो जो भी संलिप्त हो उसमें संलिप्तता पाई जाएगी, चाहे वो शासकीय कर्मचारी क्यों न हो, उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई। वहीं नए केंद्रीय बजट 2026 और 2027 पर आमजन से की गई चर्चा में लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कई लोगों ने इसे ग्राम विकास, श्रमिक विकास, कृषि विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के उत्थान के लिए समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि बजट मध्यम वर्ग, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, टूरिज्म, ग्रामीण विकास, एआई, खेल और तीर्थ क्षेत्रों तक हर पहलू को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। लोगों का मानना है कि बजट हर गांव, कस्बे और शहर के युवाओं, महिलाओं और किसानों के सपनों को सशक्त बनाकर उन्हें पूरा करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार का दृढ़ संकल्प है। बजट में हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का स्पष्ट ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया गया है और जमीनी स्तर पर इसे लागू करने का विजन भी रखा गया है। हालांकि कुछ लोगों ने इस बजट को गांव, गरीब और किसान के लिए पर्याप्त औचित्यहीन बताया। उन्होंने कहा कि बजट में उनकी वास्तविक जरूरतों और समस्याओं को पर्याप्त रूप से प्राथमिकता नहीं दी गई। विश्लेषकों के अनुसार ये बजट अर्थ से सामर्थ्य तक, अंत्योदय से अभ्युदय तक और साधन से समाधान तक की एक स्वर्णिम यात्रा है जो 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा। ये अभी केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट में ग्राम विकास, श्रम विकास, कृषि विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, महिलाएं सशक्तिकरण, युवाओं के उत्थान के माध्यम से सभी वर्ग को समर्पित करने वाला यह आम बजट है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, स्वास्थ्य से लेकर के टूरिज्म तक, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के एआई तक, स्पोर्ट्स से लेकर तीर्थों तक विकसित भारत का यह बजट है जो कि हर गांव, हर कस्बे, हर शहर के युवाओं को तथा महिलाओं, किसानों के सपनों को शक्ति देने तथा उन्हें पूरा करने वाला बजट है। केंद्र सरकार, मोदी जी के सरकार के द्वारा जो 26-27 में बजट पेश हुई है वह युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बिल्कुल ही सराहनीय बजट है। इससे ग्रामीण विकास के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए और कस्बाओं के लिए बहुत ही उचित बजट है। इसमें विकास की गति भी बढ़ेगी, युवाओं में भी उत्साह का अवसर देखा गया है, महिलाओं में भी उत्साह का गतिविधि देखी गई है। निश्चित रूप से 2026-27 का जो बजट है केंद्र सरकार के द्वारा, यह बजट सराहनीय है। तो मोदी सरकार की आम बजट में वो की कहावत है, नई बोतल में पुरानी शराब, जनता को सिर पर निराश, बजट शेयर बाजार को भी ले डूबा है। बहुत बुरा स्थिति है। और देखो ना आप, किसानों के लिए कोई नई योजना नहीं है। कृषि के क्षेत्र इस बजट में पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। किसान को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं है, जिससे किसान और कर्ज में डूब ही रहे हैं। वहीं गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के दुतकैया गांव में देर शाम से दो समुदायों के बीच विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जानकारी के अनुसार विवाद का कारण साल भर पहले शिव मंदिर में हुई घटना है, जब मंदिर की मूर्ति को तोड़ा गया था। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। जमानत मिलने के बाद आरोपियों ने गांव के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। इस तनाव ने हिंसक रूप ले लिया जब 4 से 6 युवकों पर पत्थर और रॉड से हमला किया गया। इसके बाद गाँव में माहौल तनावपूर्ण हो गया और कई घरों में महिलाएं मौजूद थी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सुरक्षा बलों पर लाठी चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठियां भांजी। इस घटना में कई घरों में तोड़फोड़ हुई और लोगों में डर का माहौल बन गया। पुलिस प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं और स्थिति को काबू में करने के प्रयास जारी हैं। ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव अब भी बना हुआ है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की है। इस घटना ने इलाके में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया है और प्रशासन इसे जल्द शांत कराने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहा है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोविंद हमारे साथ जुड़ गए। गोविंद, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? गांव में दो गुटों के बीच ये जो विवाद शुरू हुआ, अब उसने उग्र रूप धारण कर लिया और बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द ये सांप्रदायिक तनाव खत्म हो सके। जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये जिला गरियाबंद के दूधकैया गांव का मामला है। इसमें लंबे समय से यहाँ हिंदू और मुस्लिमों के बीच में अंदरूनी झगड़ाएं चल रही थी। ये मुस्लिम जो परिवार हैं वो लोग कुछ साल पहले 2 साल पहले शिव मंदिर है वहाँ उसको तोड़ फोड़ किए थे। उसी मामला को लेकर उन गिरफ्तार हुए थे और 2 महीना पहले शायद ये लोग छूट के आए थे जमानत में, और ये लोग फुल प्लानिंग के साथ झगड़ा लड़ाई फिर वहां के कुछ युवकों के साथ मिलके चालू कर दिए थे लड़ाई झगड़ा। उसी मामले को लेकर गांव में ये मामला उजागर हुआ और कल रात में वहां हमला किए गांव वाले, और दोनों पक्ष से फिर पथराव चालू हुआ, जिसमें मुस्लिम परिवार से हिंदुओं के ऊपर पथराव किए और ये लोग भी अपना पथराव किए। उसी बीच में ये आगजनी की भी घटना घटी है और स्थिति देखते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस पूरे चप्पे चप्पे में गांव को घेर के रखे हैं और मामला को शांति व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं। जी, आगे उनके जो है पुलिस विभाग कोई अनहोनी और ना हो इसकी फुल तैयारी में बैठे हैं और शांति व्यवस्था बनाए। जी बिल्कुल। और गोविंद, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी, अब तक पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे प्रकरण में? जी, पुलिस प्रशासन चाहती है कि शांति व्यवस्था हो, सरकार भी चाह रही है, लेकिन वहाँ के जो हमने अंदरूनी चर्चा किया लोगों से, उन्होंने बताया मीडिया के सामने बोलने से जो कतराते हुए बोले, लेकिन वहाँ ये मामला शांत नहीं हुआ है। अंदरूनी अभी भी वैमनस्यता बरकरार है। जैसे अगर पुलिस हटती है वहाँ तो कुछ भी घटना और आगे घटने की पूरा संभावना है। अभी पुलिस प्रशासन को चाहिए कि लंबे समय तक वहाँ निगरानी रखे और व्यवस्था, शांति व्यवस्था को कायम रखना चाहिए, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि हम ये जो मुस्लिम परिवार है बड़े लंबे समय से यहाँ पे दादागिरी, मारपीट ये सब करते हैं, डराते हैं वहाँ के लोगों को, लूटपाट करते हैं, तो इसलिए इन परिवारों को हमारे गांव में नहीं रखेंगे, यह गांव वालों का कहना है। तो ऐसी स्थिति में कहा नहीं जा सकता कि अभी शांति व्यवस्था है। सिर्फ पुलिस वहाँ निगरानी करते हुए बैठे हुए है, पूरा छावनी बनी हुई, इसलिए शांति माहौल लग रहा है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं गोविंद, क्योंकि शिव मंदिर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था जहां से इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक 1 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी जो मामला है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जी, मामला शांत हो गया था साल भर पहले। इन उपद्रवियों को क्या है वो जेल हुआ था, उतना समय तक ये शांति थी व्यवस्था में जेल, लेकिन वो लड़के लोग जमानत होकर आए यहाँ गांव में, तो फिर वही चीज बहसबाजी, मारपीट। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले गांव के कुछ युवक को बाहर में मारपीट, बेदम मारपीट किए हैं मुसलमान परिवार के लड़के लोग। इसी मामले को लेकर वहां फिर से ये दंगा और फसाद चालू हुआ है। तो ऐसी स्थिति में नहीं कहा जा सकता गांव में शांति माहौल है। इस पर प्रशासन को कड़ी कार्यवाही और शांति व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल। और शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिशों में लगातार जो पुलिस है वो यहाँ पर जुटी भी हुई है और लगातार हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि जब इस तरीके की हिंसा होती है तो फिर जिम्मेदारियाँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रशासन की भी और आम जनमानस की भी। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है फिलहाल काफ़ी गंभीर बनी हुई है। हालांकि अभी थोड़ी बहुत शांति वहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन हालात कभी भी बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि शासन के जो कठोर नियम है वो उसका पालन नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत केस बना के अंदर किया जाता है उपद्रवियों को, लेकिन वो छूटने के बाद स्थिति वही के वही है। इस बार के मामला देखते हुए कड़ी कार्यवाही करनी होगी, जिससे कि वहाँ शांति व्यवस्था कायम हो सके। चलिए गोविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हुई है, बताया जा रहा है कि 2 समुदायों के बीच में ये तनाव शुरू हुआ और देखते ही देखते उसने घातक रूप यहाँ पर धारण कर लिया और अब भी स्थिति को संभालने की पुरजोर कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी पूरी तरह से स्थितियां काबू में नहीं आई हैं।
वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में संभागीय आबकारी उड़न दस्ता टीम ने झारखंड से छत्तीसगढ़ तक फैले नशीले इंजेक्शन के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। गढ़वा जिले के प्रमुख सप्लायर रंजीत विश्वकर्मा और उसके 2 पार्टनर्स मंजूर अंसारी और प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान 7.50 लाख रुपए मूल्य के 1500 नग नशीले इंजेक्शन भी जब्त किए गए। 30 जनवरी को उड़न दस्ता टीम ने झारखंड निवासी अनूप गुप्ता और सरगुजा निवासी विनय गुप्ता को 1200 नग नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में अनूप गुप्ता ने खुलासा किया कि वो इंजेक्शन गढ़वा के रंजीत विश्वकर्मा से खरीदता था, जबकि उसके पार्टनर्स सप्लाई का काम करते थे। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने सरगुजा डीआईजी राजेश अग्रवाल की मदद से साइबर सेल की तकनीक का उपयोग कर आरोपियों के मोबाइल लोकेशन ट्रेस किए और 31 जनवरी की शाम पलटन घाट रामानुजगंज में दबिश देकर मुख्य आरोपी रंजीत विश्वकर्मा और उसके 2 पार्टनर्स को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22C और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्हें अनूप गुप्ता और विनय गुप्ता से जुड़े मामलों में भी गिरफ्तार किया गया और न्यायालय रामानुजगंज में पेश कर रिमांड लिया गया। तो सहायक जिला आबकारी अधिकारी ने इसे उड़नदस्ता टीम की बड़ी सफलता बताया और कहा कि रंजीत विश्वकर्मा की गिरफ्तारी से छत्तीसगढ़ में नशीले इंजेक्शन के अवैध कारोबार पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दिनांक 30 जनवरी 2026 को हम लोग बतौली में गुदरमाना निवासी अनूप गुप्ता एवं उसके जीजा विनय गुप्ता को 1200 नग नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किए थे। अनूप गुप्ता ने बताया कि सर हम लोग जो माल है ये गढ़वा के रंजीत विश्वकर्मा और मंजूर अंसारी प्रमोद जायसवाल ये तीनों से खरीदते हैं, जिसमें रंजीत विश्वकर्मा मेन आरोपी है। वही अगर वो गिरफ्तार हो जाता है तो छत्तीसगढ़ में नशीले इंजेक्शनों का लगभग 50% व्यापार रुक जाएगा। दिनांक 30 जनवरी वहीं थाना नगरनार पुलिस ने उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में अवैध मादक पदार्थ गांजा लाने वाले तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी संतोष सिंह के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की और सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति काले रंग के बैग में गांजा लेकर धनपुंजी के रास्ते जगदलपुर की ओर आने वाला है। पुलिस टीम ने ग्राम धनपुंजी फॉरेस्टा नाका पर नाकाबंदी की। उसी समय मुखबिर के बताए हुलिये वाला व्यक्ति वहां पहुंचा और भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपी ने खुद को संतोष बसोड़ पिता भंवरलाल ग्राम मलावर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश बताया। आरोपी के बैग की तलाशी लेने पर 2 पैकेट गांजा कुल वजन 11 किलो और लगभग 5,49,000 रुपये बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और उसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई से अवैध गांजा तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद भी मिलेगी। जिला जगदलपुर में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगरनार पुलिस को सफलता मिली है। नगरनार पुलिस ने कुल 11 किलो गांजा जो कि 5.5 लाख रुपए का होता है, संतोष बंसोड़ जो कि राजगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला है, इनके कब्जे से यह गांजा बरामद हुआ है। प्रकरण में एफआईआर किया गया है 22/2026 धारा 20 का एनडीपीएस के तहत एफआईआर किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है और प्रकरण में विवेचना जारी है। वहीं शक्ति जिले के मालखरौदा ब्लॉक के डोंगरी डी गांव में विराजित बाबा यदाराम धाम में 5 फरवरी से 11 फरवरी तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा का वाचन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक एवं धार्मिक पथ प्रदर्शिका प्राची देवी द्वारा किया जाएगा। प्राची देवी भजन भी गाती हैं और भक्तों को आध्यात्मिक रूप से संतुलित रहने, साथ ही साथ धार्मिक जीवन का अनुसरण करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। आयोजन को लेकर गांव वासियों, भक्तों और जिले वासियों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले डोंगरी डी गांव में ऐसा भव्य आयोजन नहीं हुआ है। कथा से पूर्व 4 फरवरी को महाकाल बाबा यादराम की दिव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान से किया जाएगा। इसके अगले दिन 5 फरवरी को बाबा की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। मंदिर में बाबा के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचते हैं। इस अवसर पर मेले का भी आयोजन होगा, जिससे श्रद्धालु कथा श्रवण के बाद मेले का आनंद भी ले सकेंगे और कार्यक्रम के प्रचार प्रसार का काम जोर शोर से किया जा रहा है। मंदिर और कार्यक्रम के संचालक धनीराम साहू ने बताया कि अनूठा अवसर है और अन्य जिलों से हजारों श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेंगे। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। अभी 5 तारीख के मूर्ति की स्थापना हुई, जेमा
भव्य प्राची देवी के भागवत कथा के आयोजन रखे गए हैं। 5/2/26 से 11/2/26 तक करीबन 20-25 हजार के भीड़ लग सकत है। 3,000 तो कलश यात्रा 5/2 की निकल ही व्यवस्था करे गए है। एक तैयारी भागवत के तैयारी चालू हो गए, पंडाल भी बना थे। जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पर महाकाल यात्राम बाबा धाम डोंगरीडी में भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन होने वाला है और इस आयोजन में प्रसिद्ध कथावाचिका पूज्य प्राची देवी जी के श्रीमुख से हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमन बहुत खुशी से उछला था, ऐसा लगा थे हम अल्लाह बहुत खुश। एक हफ्ता हमन आके यहाँ बूता काम करे के चालू कर दे हन और बहुत बहुत दूर से आए है उहुन बूता करे लगा थे। बाबा के महिमा, बाबा के धाम में दुख कई प्रकार के आवत हावे हमन के धाम में। वहीं जगदलपुर शहर से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत तुसेल के मावली गुड़ा पारा में एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सुखराम मंडावी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मौके पर पुलिस भी मौजूद रही और घटना की गहनता से जांच में जुटी रही। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि मामला परपा थाना क्षेत्र का है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है ताकि आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों से बचें और मामले की जांच में सहयोग करें। अधिकारी ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि शव के पोस्टमार्टम और आगे की कानूनी प्रक्रिया में सभी नियमों का पालन किया जाए। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई में कथित तौर पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। दोनों महिलाओं की पहचान सारिका डंडीगे और प्रियंका साइमन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो पुरानी भिलाई पुलिस स्टेशन इलाके में घर घर जाकर एक लकवाग्रस्त आदमी के परिवार पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाल रही थी। शिकायत मिलने के बाद पुरानी भिलाई पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। 1 फरवरी को शिकायतकर्ता रुक्मणी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में रुक्मणी पांडे ने पुलिस को बताया कि वो घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती हैं। 25 जनवरी को 2 अनजान महिलाएं उनके घर पर आई और उन्हें बीमारी ठीक करने और ईसाई धर्म अपनाने पर आर्थिक मदद देने का लालच दिया। जब शिकायतकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया तो दोनों महिलाएं चली गई। इसके बाद शिकायतकर्ता पुरानी भिलाई पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।